हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है सीलिया एंड फ्लेजिला। क्या नाम है? सीलिया और फ्लेजिला, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में पक्षमाप और कशाभिका भी कहते हैं। पहले बात करते हैं कि ये सीलिया और फ्लेजिला होते क्या हैं। तो देखिए, बहुत सारे जीव हैं जिनकी शरीर के ऊपर, देह की शरीर के ऊपर सूक्ष्म तंतु के बने कुछ सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं। उन तंतुओं को क्या कहा जाता है? सीलिया फ्लेजिला। और इनका कार्य क्या होता है? देखिए, इनके कार्य में हम पढ़ेंगे कि इनका जो मुख्य कार्य होता है वो गमन, यानी कि उन जंतुओं या उन कोशिकाओं के गमन में ये सहायता करते हैं। और ये फूड यानी कि भोजन को ग्रहण करने में भी उनकी हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं सीलिया और फ्लेजिला। बात करते हैं इनकी उत्पत्ति की, कि इनकी उत्पत्ति किससे होती है। तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तारककाय, और हमने देखा था कि तारककाय जो होता है वो किसका निर्माण करता है? आधार कणिका का निर्माण करता है। और इन्हीं आधार कणिका से किसका निर्माण होता है? सीलिया और फ्लेजिला का इन्हीं आधार कणिका से निर्माण होता है। बात करते हैं कि जो सीलिया और फ्लेजिला जो हैं, उनकी जो आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगी वो एक समान ही होगी। इसलिए हम इन दोनों को एक ही साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी आंतरिक संरचना जो होती है वो समान होती है। लेकिन इनकी जो बाह्य संरचना है वो अलग होती है, इनकी लंबाई मोटाई में अंतर होता है। तो वो देख लेते हैं एक बार कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है। देखिए, हम दोनों में अंतर पढ़े तो सबसे पहले बात करते हैं सीलिया की। अगर बात करें इनकी साइज की, कि सीलिया की साइज कितनी होगी और फ्लेजिला की साइज कितनी होगी किसी कोशिका के अंदर, तो देखिए इनकी जो साइज होती है वो होती है 5 से 10 माइक्रोन होती है, यानी कि ये बहुत ही छोटे होते हैं। और जो फ्लेजिला है उनकी साइज होती है 150 माइक्रोन, यानी कि साइज से ही पता चल रहा है 150 माइक्रोन, यानी ये सीलिया से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इनकी जो साइज होगी वो बड़ी होगी, लंबाई इनकी अधिक होगी, और इनकी जो लंबाई होगी वो बहुत ही कम होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी संख्या। तो सीलिया की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है, और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 3000 से 14000 के बीच में इनकी संख्या होती है। जबकि जो फ्लेजिला होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, और इनकी संख्या इनकी तुलना में बहुत कम होती है, और इनकी संख्या होती है 1 से 8, लगभग 1 से 8 इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलिया की, कि ये संपूर्ण शरीर पर उपस्थित होते हैं। किसी भी जीव के पूरे शरीर को ये ढके रहेंगे, पूरे शरीर पर ये उपस्थित रहेंगे। जैसे हम उदाहरण ले पैरामीशियम का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये पैरामीशियम है इसके ऊपर इस तरह से तंतु के समान संरचनाएं हैं। तो ये पूरे शरीर के ऊपर इनको ढके हुए हैं, पूरे शरीर पर उपस्थित होते हैं। और जबकि जो फ्लेजिला होते हैं ये सिरे के ऊपर, एक ही सिरे के ऊपर उपस्थित होंगे, पूरे शरीर को ये ढके नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं युग्लिना की अगर हम बात करें, तो युग्लिना के अंदर क्या होता है कि युग्लिना के अंदर भी सिर्फ शीर्ष पर 2 फ्लेजिला उपस्थित होते हैं, यानी कि इसके ऊपर शीर्ष पर होंगे, पूरे शरीर पर यहाँ पर कहीं पे भी फ्लेजिला जो होंगे वो उपस्थित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट इसकी गति की बात करें कि ये किस प्रकार की गति करते हैं। तो क्योंकि हमने कहा कि ये जीव को गति प्रदान करते हैं, चलने में सहायता करते हैं, तो देखिए जो सीलिया होते हैं उनकी गति कौन सी होती है? समन्वित गति होती है। समन्वित गति का अर्थ है कि यानी कि ये जो सारे सीलिया जो होंगे वो एक ही तरफ गति करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सीलिया दूसरी तरफ गति करेगा, दूसरी सीलिया जो है दूसरी तरफ गति करेगा। अगर सारे सीलिया एक तरफ इस तरफ गति करेंगे तो सभी के सभी एक ही तरफ करेंगे, अदर साइड में गति नहीं करेंगे। लेकिन जो फ्लेजिला होते हैं उनमें स्वतंत्र गति होती है, यानी कि यदि उनमें 2 फ्लेजिला है किसी जीव में, तो यदि एक फ्लेजिला अगर दूसरी गति कर रहा है, दूसरी दिशा में गति कर रहा है, तो दूसरा जो फ्लेजिला होगा वो उसके विपरीत दिशा में गति करेगा। यानी इनकी जो गति होती है वो स्वतंत्र होती है, इनकी गति समान नहीं होती है। जबकि सीलिया की जो गति होगी वो एक समान होगी, सारे के सारे सीलिया एक ही दिशा में गति करेंगे। अब हम बात करते हैं सीलिया और फ्लेजिला की आंतरिक संरचना की। इनकी जो आंतरिक संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है, क्योंकि हमने क्या बात की कि जो सीलिया और फ्लेजिला होते हैं दोनों की ही आंतरिक संरचना जो होती है वो एक समान होती है। तो दोनों को ही हम एक साथ ही पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर इसकी सीलिया और फ्लेजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके अंदर यानी कि इनकी आंतरिक संरचना के अंदर क्या होते हैं? 2 प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। एक जो कि बाहर की तरफ होती है उसे बाह्य झिल्ली कहा जाता है, और एक जो कि अंदर की तरफ होती है उसे आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। तो इनमें क्या होगा? 2 प्लाज्मा झिल्ली जो है वो उपस्थित होगी। इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का बना, किसका बना? प्रोटीन का बना क्या होता है? कोलाइडी द्रव उपस्थित होता है। इन दोनों झिल्लियों के अंदर जो है कोलाइडी द्रव उपस्थित होगा, जो कि प्रोटीन का बना होता है। और इस द्रव्य को क्या कहा जाता है? इस द्रव्य को कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा? मैट्रिक्स कहा जाएगा।
इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, 11 लंबवत तंतु उपस्थित होते हैं। कितने होंगे, 11 लंबवत तंतु उपस्थित होते हैं, जो कि 9 जो इसमें से 9 जो तंतु होंगे, 9 तंतु जो होंगे जो कि परिधि की ओर स्थित होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, परिधीय तंतु कहेंगे। क्या कहेंगे, परिधीय तंतु। यानी कि 9 परिधीय तंतु जो कि परिधि की ओर स्थित होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो डबलेट के रूप में होते हैं। किसके रूप में होंगे, वो डबलेट के रूप में होंगे। और इसके अलावा जो 2 जो तंतु होंगे वो केंद्र भाग में, इस मैट्रिक्स के केंद्र भाग में स्थित होते हैं, जिन्हें केंद्रीय तंतु कहा जाता है। और ये किस रूप में होंगे, तो देखिए ये होंगे सिंगलेट के रूप में। और इनको क्या नाम दिया जाएगा, इनको नाम दिया जाएगा C1 और C2 कहा जाता है इन्हें। इसलिए इनकी जो व्यवस्था होगी, यानी कि केंद्रीय तंतु और जो परिधीय तंतु होते हैं, इनकी जो व्यवस्था होती है, इनकी व्यवस्था क्या होती है, 9+2 की इनकी व्यवस्था होती है। लेकिन ये जो 9+2 की व्यवस्था होती है वो किन जीवों में होती है, तो ये यूकैरियोटिक जीवों में इनकी 9+2 की व्यवस्था होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर इनकी व्यवस्था क्या होती है, यदि ये पूछ लिया जाए तो इनकी व्यवस्था प्रोकैरियोटिक जीवों में कितनी होगी, तो 0+1 की इनकी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो परिधीय डबलेट है, ये जो परिधीय तंतु है कितने हैं, ये 9 है। 9 परिधि की ओर स्थित होंगे, जबकि 2 जो होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा 11 होते हैं टोटल, इनमें से 9 परिधि की ओर स्थित होते हैं और जो 2 होते हैं वो केंद्र की तरफ होते हैं, केंद्र के मध्य में होते हैं, केंद्र भाग में होते हैं। तो ये जो 9 जो डबलेट फाइबर है, यानी कि ये जो तंतु हैं, ये इनका जो नाम है, इनको क्या कहा गया है, वो ए और बी, यानी कि इनका नामकरण क्या, इनको क्या कहा गया है, ए और बी। आगे वाला जो तंतु होता है उसे ए कहा गया और जो पीछे वाला जो तंतु होता है उसे बी कहा गया है। और ये दोनों ही, यानी कि ये जो परिधीय तंतु होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो देखिए ये जो परिधीय तंतु होते हैं वो एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, यानी ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि जो ये बीच में केंद्र की ओर जो दोनों तंतु हैं वो किसके बने होते हैं, तो देखिए ये जो होंगे वो डाइनिन प्रोटीन के बने होंगे। किसके बने होंगे, डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उपतंतु ए जो होता है, उपतंतु ए वो किसका बना होता है, तो 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है। जो उपतंतु ए है जो कि यहाँ पर आगे की तरफ होता है, ये जो उपतंतु ए है वो 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है, जबकि उपतंतु जो बी होता है वो 11 प्रोटोफिलामेंट का बना होगा, 11 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है। अब देखते हैं कि जो ए जो उपतंतु है, इनमें से 2 भुजाएं निकलती है। इस तरह से देख लिए कि ये जो संरचना बना रखी है, तो ये 2 भुजाएं निकली होती है और ये दोनों जो भुजाएं होती है वो भी किसकी बनी होती है, तो ये भी किसकी बनी होगी, ये डाइनिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, डाइनिन प्रोटीन की बनी होती है, जो किससे निकल रही है, उपतंतु ए से निकलती है, बी से नहीं, ये उपतंतु ए से निकलती है, जो एक ही दिशा में निर्दिष्ट रहती है, एक ही दिशा में होती है। इनकी संख्या, इनकी जो दिशा होगी वो एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय और परिधीय तंतु के बीच में 9 रेडियल स्पोक, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं अरीय किरणें उपस्थित होती है, जो उपतंतु ए से जुड़ी होती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परिधीय तंतु और केंद्रीय तंतु होते हैं, इनके बीच में इस तरह की संरचना निकली हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक कहते हैं। यानी कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अरीय किरणें कहेंगे। और ये जो किरणें हैं वो किसके बीच में स्थित होती है, तो ये केंद्रीय तंतु और परिधीय तंतु और केंद्रीय तंतु के बीच में ये उपस्थित होती है। और ये किससे जुड़ी होती है, तो देखिए ये उपतंतु ए से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होगी, उपतंतु ए से ये जुड़ी होती है। और इनका जो अंतिम सिरा होता है, इनका जो यानी कि इसका जो अंतिम सिरा होगा, रेडियल स्पोक का जो अंतिम सिरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेडियल स्पोक। क्या कहा जाएगा, इन्हें रेडियल स्पोक कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो दोनों केंद्रीय तंतु हैं, दोनों जो बीच में, यानी कि दोनों बीच में जो केंद्रीय तंतु उपस्थित होते हैं, इन केंद्रीय तंतु पर इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है,
इस प्रकार की एक आवरण उपस्थित होता है और इस आवरण को क्या कहा जाता है, सेंट्रल शीथ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेंट्रल शीथ कहा जाएगा, जो कि कहाँ उपस्थित होगा, C1 और C2 के ऊपर एक आवरण बनाए होगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, सेंट्रल शीथ कहा जाएगा। अब देखते हैं कि जो उपतंतु ए और बी है और जो परिधीय उपतंतु है वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए एक उपतंतु का सॉरी एक परिधीय तंतु का उपतंतु ए जो होता है वो आगे वाले, उसके जस्ट आगे वाले तंतु के बी उपतंतु से जुड़ा होता है और जिस संरचना द्वारा ये जुड़ा होता है इसे क्या कहा जाता है, ए बी लिंकर, क्योंकि ये ए और बी को जोड़ रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ए बी लिंकर कहा जाता है। तो ये हमने बात की सीलिया और फ्लेजिला की आंतरिक संरचना की, कि इस प्रकार से इनकी आंतरिक संरचना होती है और इनकी आंतरिक संरचना में क्या क्या उपस्थित होता है, क्योंकि दोनों की ये सेम आंतरिक संरचना होती है, समान प्रकार की होती है, इसीलिए हमने इसको एक साथ ही कंप्लीट किया है। तो अब हम बात करते हैं सीलिया और फ्लेजिला के कार्य की, इनके फंक्शन की, कि इनके कार्य क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए इनका जो पहला मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, जीवों में गमन करना। यानी कि हम देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, तो इन जीवों के इत्यादि इन जीवों के अंदर क्या करते हैं, ये गमन करने का कार्य करते हैं। ये तरल माध्यम में जलधारा उत्पन्न करते हैं अपने स्पंदन के माध्यम से और इनमें ये क्या कार्य करेंगे, गति करने का कार्य करेंगे जीवों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषण की। तो देखिए पोषण किस प्रकार से करते हैं, ये जिस तरल माध्यम में रहते हैं उस तरल माध्यम में ये क्या करेंगे, खाद्य धारा उत्पन्न करेंगे, जिससे क्या होगा, जो खाद्य जो होगा, पोषण जो होगा वो इनके तैरता हुआ इनके मुख के पास आएगा और ये जो सीलिया और फ्लेजिला है उनको छान कर इनको पोषण करने की क्रिया करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन की। तो देखिए ये क्या करते हैं, श्वसन जो है किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि ये खाद्य धारा उत्पन्न करते हैं तो उसमें जो जल के अंदर जो गुलित ऑक्सीजन होगी उस ऑक्सीजन को ये क्या करेंगे, श्वसन के रूप में काम में लेंगे। नेक्स्ट है रख रखाव। तो ये रख रखाव यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, सीलिया और फ्लेजिला कि जीवों के मुख और देह गुहा पर उपस्थित होते हैं और ये वहां पर क्या करेंगे, सफाई का कार्य करेंगे, इनके रख रखाव का कार्य करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था हमने कंप्लीट किया है सीलिया और फ्लेजिला। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।